चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। तो आज की हमारी क्लास हमारा सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर उसकी क्लास नंबर 1। होपफुली मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आप तमाम लोग जो एक ओरिएंटेशन सेशन रिकॉर्ड हुआ था उसको देख के आए होंगे और आपको क्लियर होगा कि इस कोर्स का पर्पस क्या है, हमने चीज़ों को कितना पढ़ना है, किस डिटेल के अंदर पढ़ना है, कितना प्रैक्टिकली करना है। तो हम इस कोर्स को आज बाकायदा स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छा एक बार हम चीज़ें शुरू में कुछ देख लेते हैं कि इस कोर्स को मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। मींस कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा मौजूद है, आप में कोई मोहतरमा ऐसा मौजूद है कि जिसका बैकग्राउंड नहीं है या बहुत ही एक लिमिटेड सा बैकग्राउंड है इस फील्ड के साथ, तो उनको भी चीज़ों की साथ साथ समझ आती रहे। अच्छा, अगर मेरी बात की जाए तो मैं बाय प्रोफेशन ट्रेनर, टीचर और कंसल्टेंट एट अ टाइम तीनों चीज़ें मैं साथ साथ लेके चल रहा होता हूँ। तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं करा रहा होता हूँ, तो बाज़-औक़ात चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल मांग रही होती हैं। वहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को खुद इंगेज किया जाए और वो चीज़ों को कुछ अपने बिहाफ़ पे भी एफ़र्ट करें और चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल चलें, इस कोर्स की अगर हम बात करें तो इस कोर्स के एंड तक जैसे मैं ओरिएंटेशन पहले बता चुका हूँ, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ। इस कोर्स के एंड तक आप तमाम लोग क्या-क्या करने के काबिल हो चुके होंगे, वो हमें पता हो और किस-किस लेवल तक आप जो है वो काम कर चुके होंगे। देखें, अगर मैं बात करूँ टैक्स या कॉर्पोरेट फील्ड की, ये बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें कई डायमेंशंस हैं इसमें। टैक्स की बात करें उसमें मल्टीपल डायमेंशंस हैं, उसमें स्मॉल बिज़नेस से चीज़ें शुरू होती हैं और इंतहाई लार्ज स्केल तक चली जाती हैं। फिर उनके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उसमें कंप्लायंसेस के एस्पेक्ट्स हैं, उसमें नोटिसेस के, लिटिगेशंस के, लीगल एस्पेक्ट्स आते हैं। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स उसके अंदर हैं। तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि हम इस क्लास के अंदर क्या कुछ लर्न करेंगे। तो बेसिकली इस क्लास की एंड तक आप सब लोग रिटर्न फाइल करना सीख चुके होंगे और रिटर्न भी किस-किस की फाइल करना सीख चुके होंगे। आप एक इंडिविजुअल की, अभी हम इन अच्छा अब इसके दरम्यान में मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँगा और मेरे लिए जब मेरी लैंग्वेज जो होगी वो ज़्यादातर रिलेटेड होगी, अकाउंटेंसी रिलेटेड उसमें टर्म यूज़ हो रही होंगी। टैक्स से रिलेटेड टर्म यूज़ हो रही होंगी, लीगल टर्म यूज़ हो रही होंगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम टर्म्स को साथ-साथ एक्सप्लेन करता जाऊँ, बताता जाऊँ। लेकिन कहीं पे अगर कोई टर्म य आपको समझ नहीं आती और मैं स्किप कर देता हूँ उसको, तो आपने लाज़मी मुझे रिमाइंड कराना है उसका, ताकि उसको भी साथ एक्सप्लेन करें। किसी किस्म का क्वेश्चन आपने इस वजह से नहीं छोड़ना कि क्लास में बैठे हुए शायद बाकी लोग माइंड करेंगे या वो इंतहाई आपको एक बेसिक किस्म का क्वेश्चन लगता है, पूछना आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये आप ही का नुकसान होगा। आपने रोकना है और इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। हाँ, जहाँ पे ये होगा कि मुझे लगेगा कि बाकी क्लास इस चीज़ से डिस्टर्ब हो सकती है या हमारी जो सिलेबस है उसमें कहीं हम डाइवर्ट हो सकते हैं, आपका सिलेबस सवाल जो है वो किसी और साइड पे निकल जाएगा। तो वहाँ पे मैं आपको खुद ये बता दिया करूँगा कि इसको अभी करना है या क्लास के बाद आप इसका मेरे से पूछ लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर, ठीक है? तो लिहाज़ा आप अपनी-अपनी रिटर्न सबमिट कर चुके होंगे, इंडिविजुअल की रिटर्न सबमिट करना सीख चुके होंगे, वो सैलरीड क्लास हो या वो बिज़नेस क्लास हो, तो आपको दोनों की रिटर्न सबमिट करना आ चुकी होगी। उसके अंदर मल्टीपल फिर आगे एस्पेक्ट्स आते हैं। बिज़नेस के अंदर ख़ास तौर पे एफटीआर आता है, एमटीआर आता है। उनको साथ-साथ हम देखेंगे। इसी तरह आप एक कंपनी का सेटअप हो, तो कंपनी की रिटर्न को आप सबमिट करना सीख जाएँगे। उसकी वर्किंग करना हम सीखेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर कि किस तरह वर्किंग करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, कौन-कौन से सोर्सेज़ होते हैं और किन-किन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जब हम रिटर्न जमा करा रहे होते हैं। और इसी तरह तीसरा जो हमारा पार्टनरशिप का एक टॉपिक है, एक एस्पेक्ट है, हमारा एक पर्सन होता है, उसकी भी रिटर्न सबमिट करना आप सीख चुके होंगे, सारी कंप्यूटेशन करनी। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें भी अगर हम बात करें जो हमारी टैक्स की रिटर्न्स हैं, इनको पढ़ने या करने में जिस चीज़ के ऊपर हमारा मेन फ़ोकस होगा, नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, कि लॉ को आपने पढ़ना और इंटरप्रेट करना कैसे है और उसको आपने लिंक कैसे करना होता है। जैसे सेक्शंस होते हैं, फिर आगे रूल्स होते हैं, सेक्शंस के फिर नीचे सब सेक्शंस होते हैं, फिर इसी तरह एसआरओज़ होते हैं मुख्तलिफ।
तो इनको आपने आपस में लिंक कैसे करना है, चीजों को आपने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड कैसे करना होता है, इनके दरमियान में किस तरह से रिलेशन बनता है, बियर एक्ट से किस तरह हम काम करते हैं। बियर एक्ट जो हमारा लॉ है, एक्चुअली लीगल लॉज हैं, एक तो नोट्स या शॉर्ट हैंड बुक मिल जाती हैं, एक जो ओरिजिनल लॉ है उसे बियर एक्ट कहा जाता है। अच्छा, तो हम अपना चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ और वहां से ही शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारी कॉर्पोरेट की चीजें हैं उसमें आपको इंडिविजुअल बिजनेस को के ऑपरेशनल मैटर या कॉर्पोरेट मैटर को डील करना आ चुका होगा। पार्टनरशिप की हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेशन देखेंगे, उसकी कंप्लायंसेस देखेंगे। इसी तरह अगर हम कंपनी की बात करें तो उसकी भी हम इनकॉर्पोरेशन देखेंगे। अच्छा, कंपनी की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, उसमें पब्लिक कंपनीज आती हैं, उसमें प्राइवेट कंपनीज आती हैं, उसमें एनजीओज आती हैं। तो हमारा फोकस जो होगा इस कोर्स के अंदर वो होगा प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज के अंदर फिर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड होती है और एक सिंपल प्राइवेट लिमिटेड होती है। तो ये दो के ऊपर हमारा मेजर स्कोप होगा इस कोर्स के अंदर। जो पब्लिक कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, या हमारी सेक्शन 42 की कंपनीज हैं, या स्पेसिफाइड लाइसेंस जिन कंपनीज को रिक्वायर होता है, या बैंकिंग कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनका वो एक एडवांस लेवल की चीज है। उनका सिलेबस भी बहुत ठीक ठाक होता है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़नी है। इस कोर्स को करने के बाद इंशाल्लाह अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो हम उसको अलग से करेंगे। उनका एक एक एस्पेक्ट के ऊपर पूरा पूरा कोर्स बनता है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी बात करेंगे, फ्रीलांसर्स की टैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, आजान हो जाए तो हम कंटिन्यू करते हैं चीजों को। चलें जी, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास के ऊपर। और अच्छा, तो जिस तरह हमने अभी एक्सप्लेन किया कि हमारा जो मेजर पोर्शन होगा वो होगा हमारा टैक्स का। टैक्स का थोड़ा सा हमें बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक्चुअली टैक्स का मतलब क्या होता है और इसके पीछे क्या अजम्पशन है। हमें क्यों टैक्स देना पड़ता है या हमें क्यों टैक्स देना चाहिए। तो कुछ चीजें हमें इसकी पहले बेसिक क्लियर करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज जो टैक्स के बारे में हमें ये चीज समझनी पड़ेगी वो ये है कि ये एक इनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जो वॉलंटरी हो। इनफोर्स का मतलब जबरदस्ती अप्लाई किया गया। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसी शख्स का दिल करे तो वो टैक्स दे, अगर किसी का दिल नहीं करता तो वो टैक्स ना दे। इस तरह नहीं है, या इस तरह नहीं होता कि गवर्नमेंट आपको रिक्वेस्ट करे कि जनाब आप कुछ पैसे कमा रहे हैं तो क्या कहते हैं हमारी हेल्प कर दें उसके अंदर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहली चीज, टैक्स एक जबरदस्ती की चीज है, इनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, जो किसी भी मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, इदारों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, एंटिटीज के ऊपर, सब के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके ऊपर भी टैक्स अप्लाई होता है। तो पहला कंसेप्ट हमारा जो आज के लिए है वो ये है कि हमारा टैक्स एक इनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है। अब देखें, माना कि एक चीज इन्फोर्स्ड है, जबरदस्ती है, गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें टैक्स देंगे, तो इसका क्या मतलब है कि हम शराफत से टैक्स दे देंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। देखें, गवर्नमेंट जब भी कोई कानून बनाती है या लेजिस्लेशन करती है, लॉ बनाती है, तो वो एक्चुअली एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन गवर्नमेंट और उस मुल्क के शहरियों के दरमियान। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसकी उसके पास एसेंट ना हो, कंसेंट ना मौजूद हो। तो कंसेंट हम किस तरह देते हैं, हम इलेक्शन में उनको अपॉइंट करते हैं, उनको इस चीज की अथॉरिटी देते हैं कि आप जाके जो भी कानून बनाएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। तो लिहाजा गवर्नमेंट जो भी कानून बना रही होती है हमारी एसेंट से बना रही होती है, हमारी कंसेंट से बना रही होती है। अब टैक्स के पीछे हमारी कंसेंट गवर्नमेंट को चाहिए होती है। कोई भी इस तरह का टैक्स का लॉ या कोई भी लॉ गवर्नमेंट ऐसा नहीं बना सकती जो उस मुल्क के शहरियों की मर्जी के खिलाफ हो, या उनके ऊपर जबरदस्ती हो, या उनके हकूक जो है, राइट्स जो है, उनको मैनिपुलेट कर रहा हो। तो हमारी कंसेंट लेती है। तो टैक्स के कवानीन के पीछे गवर्नमेंट जब हमारी कंसेंट लेती है तो इसके पीछे उसकी डिफरेंट अजम्पशंस होती हैं, जिन्हें कैनन्स कहा जाता है, जिन्हें प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो जो एक मेजर असम्पशन है, मल्टीपल है, लेकिन जो एक मेजर असम्पशन है पीछे वो ये है कि क्योंकि किसी मुल्क के अंदर जब शहरी रह के
वहां पे अर्न कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो उस मुल्क की फैसिलिटीज को यूज कर रहे होते हैं। वो वहां की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होंगे, वो वहां का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे होंगे, वो वहां के रिसोर्सेज को यूज कर रहे होंगे, वो वहां के लोग को एज अ एम्प्लॉय, एज अ कस्टमर यूज कर रहे होंगे। तो वो मुल्क के रिसोर्सेज को यूज करते हुए ऑफ कोर्स वहां पे अर्न कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसके पीछे ये अजम्पशन लेती है, या आप इस अजम्पशन के ऊपर देते हैं कि क्योंकि हम इस स्टेट से बेनिफिट ले रहे हैं, इस गवर्नमेंट के इस मुल्क के अंदर रहते हुए हमें ये फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो लिहाजा हमें भी इन रिटर्न उनको कुछ ना कुछ वापस करना चाहिए। तो लिहाजा ये एक, इसके अलावा और भी होती है, मतलब अगर मैं कहूँ प्रिंसिपल इसके पीछे, वो हमदर्दी वाला भी होता है कि सबको इक्वल मिलना चाहिए, जो लोग हैं सबको जिंदा रहना चाहिए, जिसको इंसानियत कहते हैं। वो वाले भी अजम्पशन इसके पीछे मौजूद होते हैं, लेकिन प्राइमरी अजम्पशन जो इसके पीछे मौजूद होती है वो यही होती है कि हम उस मुल्क के रिसोर्सेज को यूज करके बेनिफिट अर्न कर रहे होते हैं, तो हमें टैक्स उसके ऊपर देना चाहिए। तो लिहाजा पहली चीज, टैक्स एक इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन है, ये वॉलेंट्री नहीं है। अच्छा, अब टैक्स के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर दो मेजर सेगमेंट है जिनको हमने करना है। एक हमने करना है इनकम टैक्स, और दूसरा हमने करना है सेल्स टैक्स। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली टैक्सेस जो हैं उनकी दो टाइप हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और उनके अंदर डायरेक्ट के अंदर हम इनकम टैक्स करेंगे, डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट के अंदर हम इनकम टैक्स करेंगे, और इनडायरेक्ट के अंदर सेल्स टैक्स करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन टैक्सेस में सिर्फ ये दो आते हैं, नहीं। इनडायरेक्ट के अंदर एक्साइज टैक्स भी आ जाते हैं, एफडीज भी, और दूसरे भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो आते हैं। डायरेक्ट में भी और बहुत सारे टैक्सेस आते होते हैं, लेकिन हम इसके अंदर इनकम टैक्स को ही करेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट क्या है, मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स के पीछे कंसेप्ट ये है कि देखें, हर मुल्क के शहरी ईमानदार हैं, वो अपनी स्टेट का ख्याल करते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। तो जो भी वो इनकम कमाते हैं, पूरा साल गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं, तो उसके बदले में वो साल के आखिर में अपनी वर्किंग करते हैं, और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का शेयर बनता होता है वो उसे जमा करा देते हैं। मतलब जो शख्स इनकम कमा रहा होता है वही अपनी इनकम को कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा रहा होता है। ये अजम्पशन है पीछे डायरेक्ट टैक्स के। इनडायरेक्ट टैक्स का पीछे अजम्पशन, इसके पीछे अजम्पशन क्या होती है कि देखें, अ, इस मुल्क के शहरी, या तो उन्हें टैक्स की अवेयरनेस नहीं है, या उनके पास नॉलेज नहीं है, या वो टैक्स देना ही नहीं चाहते गवर्नमेंट को। तो अब उनसे भी तो टैक्स लेना है, क्योंकि वो उस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, वहां का वो बेनिफिट यूज कर रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट इसके लिए उंगली टेढ़ी करती है, दूसरे तरीके से आती है कि ठीक है, अगर कोई शख्स पैसे कमा रहा है, कमाई के ऊपर हमें टैक्स नहीं दे रहा, तो जाहिर सी बात है कोई भी शख्स जो पैसे कमाता है वो आगे कहीं ना कहीं एक्सपेंस करने के लिए कमाता है, कहीं ना कहीं खर्च करने के लिए कमाता है। आपको मल्टीपल मिलियंस दे दिए जाएं और आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो कि आप कहीं खर्च नहीं कर सकते, तो आपको कोई फायदा नहीं। तो लिहाजा लोग अगर कमाई के ऊपर टैक्स नहीं दे रहे तो खर्च तो वो कर रहे हैं। जब खर्च कर रहे हैं तो उनके ऊपर उस वक्त टैक्स ले लिया जाए। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है कि जब लोग अर्न कर रहे हैं और वो नहीं बता रहे कि हमारी इनकम कितनी है, तो जब वो खर्च कर रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, इस टाइम भी अगर हम बात करें, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, जिसमें से कुछ 61 लाख के करीब अपने गवर्नमेंट को टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, और उसके अंदर भी ज्यादातर लोग जो है वो अपनी ओरिजिनल फिगर नहीं दिखाते, मतलब सारे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, टैक्स अवॉइडन या अवॉइडेंस कर रहे होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि फिर जो खर्चा कर रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा, गवर्नमेंट वहां से टैक्स निकाल लेगी? तो बेसिकली देखिए, 25 करोड़ आबादी को कंट्रोल करना, या उनको डॉक्यूमेंट करना, या उनकी इनकम को, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उनकी इनकम को असर्टेन करना, मतलब मैयर करना मे बी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो लोग जहां पे पैसा खर्च कर रहे हैं जिन चीजों के ऊपर, उनका मेजर पोर्शन कौन बना रही होती है? कंपनीज बना रही होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना रही होती हैं, बिजनेसेस बना रहे होते हैं। और वो पाकिस्तान के अंदर कितने चंद लाख हैं, मतलब वो तो करोड़ों तक भी बात नहीं पहुंचती, वो तो चंद लाख तक बात पहुंचती है। तो उनको रेगुलेट करना आसान है कि देखें, अगर आपकी कंपनी है, कंपनी कोई ना कोई चीज बना के आगे बेच रही होगी, तो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड भी होगी, हमारी कंपनी की कंप्लायंसेस भी हो रही होंगी, हम कंपनी को बता भी रहे होंगे कि जनाब हमारी इतनी सेल्स हैं, यहाँ यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं,
तो अब वो कंपनी जो सेल कर रही है, तो मतलब ये है कि हम उसको खरीद रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमारे पास तो नहीं आएगी, वो कंपनी के पास चली जाएगी कि जनाब ये जो शख्स है जो आपसे चीज खरीद रहा है, इसने मुझे टैक्स नहीं दिया हुआ, लेकिन ये आपसे तो चीज खरीद रहा है, आपको पैसे दे रहा है, तो ये जो पैसे दे रहा है इसमें इससे टैक्स भी ले ले। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब यहाँ पे जो टैक्स होता है आपकी इनकम के ऊपर, वो आप खुद नहीं जमा कराते, बल्कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट तरीके से थर्ड पार्टी को यूज करते हुए ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। ये दो मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। आई होप कि कोई टेक्निकल वर्ड ऐसा नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, लेकिन बहरहाल डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जो शख्स कमा रहा होता है, वही शख्स अपनी इनकम में से टैक्स का जो उसका शेयर बन रहा होता है, जिस रेट के ऊपर उसने टैक्स देना होता है, वो गवर्नमेंट को जाके खुद जमा कराता है। ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट, बंदा खुद जमा नहीं करा रहा टैक्स, उसकी जगह पे थर्ड पार्टी को गवर्नमेंट ने मजबूर किया, फोर्स किया। बिजनेसेस को भी फोर्स किया जाता है कि आप लोगों से टैक्स लें, वरना वो भी कोई खुशी से नहीं ले रहे होते कि उनकी एक प्रोडक्ट जो 20 रुपए की बिकनी है, अब उसके ऊपर टैक्स मिला के वो 40 रुपए की बिकेगी, तो वो उसकी सेल्स कम होगी। लेकिन फोर्स किया जाता है उन्हें, तो लिहाजा बिजनेस हमसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं, हम खुद नहीं करा रहे। ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो हम पोर्शन करेंगे वो हमारा इनकम टैक्स का होगा, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सेल्स टैक्स का होगा। अच्छा, अब इन दोनों टैक्सेस में से अगर देखा जाए, तो ज्यादा आइडियली हमारी इकोनॉमी किस टैक्स के ऊपर बेस करनी चाहिए, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, तो वो डायरेक्ट टैक्स बेस्ड होनी चाहिए। जब आपकी इकोनॉमी डायरेक्ट टैक्स बेस्ड होती है, तो उसकी एक डिफरेंट अजम्पशन होती है। मतलब अगर किसी शख्स ने बाहर से आके इन्वेस्ट करना है, तो वो यहीं से यही इंडिकेटर देखता है कि इनकी टैक्सेशन कैसे है, इनकी इकोनॉमी किस चीज के ऊपर खड़ी हुई है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को ज्यादातर कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, इन्हीं चीजों को देख रहा होता है। अगर वो देखता है कि एक इकोनॉमी डायरेक्ट टैक्स के ऊपर है, तो वो समझता है कि इस मुल्क के शहरी जिम्मेदार हैं, यहाँ पे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, यहाँ पे इकोनॉमी स्टेबल है, लोग अपना अपना प्राइस पूरे कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बिजनेस लेके जाता हूँ तो मेरा बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर कोई इकोनॉमी बेस कर रही होती है, तो उसके ऊपर जो अजम्पशन होती है उस शख्स की, जो बाहर बैठा है, जो इन्वेस्टर है, कोई दूसरा मुल्क है, वो हमें देखता है कि इस मुल्क के शहरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, और यहाँ पे लोग टैक्स देना पसंद नहीं करते, मतलब इनका गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं है। तो गवर्नमेंट इनसे इनडायरेक्टली टैक्स ले रही है, इनसे जबरदस्ती टैक्स निकलवाया जा रहा है, और हो सकता है कि कल को ये लोग इस चीज के अगेंस्ट हो जाएं, ये पता चले तो इकोनॉमी सुटेबल या स्टेबल नहीं रहेगी। हमारी इकोनॉमी याया साहब के दौर तक तो डायरेक्ट टैक्स बेस्ड थी, लेकिन उसके बाद फिर नेशनलाइजेशन हुई, और फिर हम भी इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर आजकल मेजरली हम चल रहे हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर आ जाते हैं इनकम टैक्स और सेल टैक्स। तो पहले हम शुरू करेंगे इनकम टैक्स को, सेल टैक्स को हम बाद में जाएंगे। इनकम टैक्स के हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, इसकी वर्किंग समझेंगे, इसकी कैलकुलेशन का तरीकाकार देखेंगे, फॉर्मेट क्या होता है। और जब हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, तो फिर हम उसको आईआरएस के ऊपर शिफ्ट करेंगे, और आईआरएस में हम चीजों को देखेंगे कि इनको किस किस तरह से हमने पुट करना होता है। देखें, जब भी हमने किसी क्लाइंट की रिटर्न सबमिट करनी होती है, तो हम डायरेक्ट आईआरएस के ऊपर जाके वर्किंग नहीं करते, वहां पे हम फिगर नहीं डालते, पहले हम उसकी अपनी एक्सेल के अंदर वर्किंग करते हैं, उसकी सारी इनकम्स को, डिडक्शंस को, सारी चीजों को हम अ, अपने पास एक्सेल में बनाते हैं, वहां पे चीजों को रिकंसाइल करते हैं, और फिर वहां से चीजें उठा के हम आईआरएस के अंदर पुट करते होते हैं, इन केस की अगर कोई गलती हो या कहीं पे कोई इशू आ रहा हो, तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लें। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स क्या है, अगर मैं इसको एक वन लाइनर में इसकी डेफिनेशन दूं, और फिर इसी डेफिनेशन में से हमारे डिफरेंट कंसेप्ट निकलेंगे जिनको हमने थॉरोली अंडरस्टैंड करना होगा, तभी जाके हम इस काबिल होंगे कि हम रिटर्न को, अपनी रिटर्न को या किसी क्लाइंट के रिटर्न को सबमिट कर लेंगे। सबसे पहली चीज, इसकी डेफिनेशन एक मैं आपको बताता हूँ। टैक्स इज डिवाइड, अच्छा सॉरी, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, मेरे स्पेलिंग को आपने इग्नोर इग्नोर करना है। इज लिवाइड, लिवाइड का मतलब क्या होता है, लगाना, फोर्सफुली लगाना, जबरदस्ती लगाना, किस चीज के ऊपर लगाना, लिवाइड ऑन ईच पर्सन ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर अ
टैक्स ईयर एज पर स्पेसिफाइड रेट्स। ये एक डेफिनेशन है इनकम टैक्स की। इसके अंदर बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको हमने समझना है, और यही हमारी बेस बनेगी जिनकी बेस के ऊपर हमने वर्किंग करनी है, जिनकी बेस के ऊपर हमने अपनी आईआरएस के अंदर कैलकुलेशन करनी है। तो इनकम टैक्स की हमारी डेफिनेशन क्या है? इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन ईच पर्सन। पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने जो अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है? हमारी पर्सन। हमने पर्सन को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे जब हम बात पर्सन की कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, कब कब आते हैं। अगर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, टैक्सेबल इनकम। इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम। इनकम इज समथिंग डिफरेंट, टैक्सेबल इनकम इज समथिंग डिफरेंट। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? अभी हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे फॉर्मेट के अंदर, तो ये आपको क्लियर होगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने अभी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद तीसरी चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के अंदर, वो अंडरस्टैंड करना टैक्स ईयर को। टैक्स ईयर का मतलब क्या होता है कि वो पीरियड जिस पीरियड की हमने कैलकुलेशन करके इनकम को उसके ऊपर टैक्स जमा करा रहा होता है। जिस तरह नॉर्मली हम कहते हैं कि एक साल, लेकिन ये एक साल कब से कब तक जाता है, कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, कितने मंथ्स का होता है। जरूरी नहीं कि जब हम ईयर कह रहे हो और जब हम टैक्स ईयर कह रहे हो तो दोनों चीजें सेम हो। टैक्स ईयर में जरूरी नहीं कि आपके 12 महीनों का साल बने, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट मंथ्स का साल हो सकता है आपका। तो लिहाजा हमने टैक्स ईयर की वर्किंग करनी है, ना कि ईयर की। और अगली चीज, एज पर स्पेसिफाइड रेट्स। देखें, टैक्स लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है और वो कैनन है। कैनन मतलब प्रिंसिपल। ये जो लीगल टर्म्स होती है ना, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस से आई होती है। ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश के अल्फाज हों, क्योंकि हमारे भी जो लॉज हैं या ऑर्डिनेंस है वो हमने खुद नहीं बनाए, हमने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, ब्रिटिश लॉज उठाए हुए हैं। अब अपना इनकम टैक्स की चीजें देखें और यूके का टैक्स देखें तो आपको काफी चीजें बीच में सिमिलर नजर आती हैं। तो यूके वालों ने कहीं और से उठाए होते हैं, तो मतलब स्टैंडर्ड दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में बन रहे होते हैं। तो लिहाजा जो लीगल वर्ड, हर लीगल वर्ड के बदले में जरूरी नहीं कि इंग्लिश के अंदर भी वर्ड मौजूद हो, हर किसी और लैंग्वेज के वर्ड के बदले में जरूरी नहीं कि इंग्लिश के अंदर वर्ड मौजूद हो। तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं, एज इट इज वो यूज कर लेते हैं, तो हम उसको फिर आपको मतलब समझा देते हैं। तो बेसिकली ये कैनन है टैक्स का, और वो है सर्टेनिटी के टैक्स का कोई भी कानून अनसर्टन नहीं हो सकता। मतलब आपको ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब टैक्स जमा करा दें, हम पूछे कितना जी, 2-4% के हिसाब से जो भी आपने जमा कराना हो वो आप करा दें। कोई ऐसी बात नहीं ना, इस तरह नहीं। 2 कराना है या 4 कराना है, कब कराना है, किसको कराना है, समझे, ये हर चीज सर्टेन होनी चाहिए। तो लिहाजा हमारे टैक्स के अंदर कहीं पे भी एम्बिग्युइटी नहीं है। जहां पे भी इनकम होगी और उसके ऊपर टैक्स होगा तो उसका रेट स्पेसिफाइड होगा, हमें पता होगा कि इसको कितने पे ऊपर हमने टैक्स पे करना है। अच्छा, अब ये रेट्स क्या हैं ये भी हम देखेंगे, ये हम आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन से रेट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। ये मल्टीपल होते हैं। ये आपको इसी तरह एक बार मैं आपको बता दूंगा, कल जिस तरह मैंने आपको एक विद होल्डिंग की शीट बताई थी, एफबीआर के पोर्टल से मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर ओरिएंटेशन के अंदर, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी हम साथ साथ करते जाएंगे, क्योंकि कुछ जो एफटीआर इनकम होती है, हर इनकम टैक्स रेट अलग होता है। डिविडेंड के ऊपर अलहदा है, इंटरेस्ट के ऊपर अलहदा है, रॉयल्टी के ऊपर अलहदा है, प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर अलहदा है। तो ये साथ साथ हम जब आईआरएस में जाएंगे तो हम हर चीज साथ साथ कर रहे होंगे। है तो बहरहाल ये एक डेफिनेशन है हमारी इनकम टैक्स की। क्या? इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन ईच पर्सन ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर अ टैक्स ईयर एज पर स्पेसिफाइड रेट। तो हम शुरू करते हैं इसके अंदर मौजूद अल्फाज और उनके अंदर छुपे हुए मतलब या उनकी डिटेल के ऊपर। तो पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्ड था वो था पर्सन। पर्सन के टैक्स किसने पे करना है? पर्सन में। अब यहाँ पे पर्सन से मुराद बंदा नहीं है, जिस तरह हम आम एक आदमी है, ये उस रेफरेंस में वर्ड यूज नहीं हो रहा। अच्छा, तकरीबन 3 मिनट बाद अपनी मीटिंग एंड होगी, तो मैं नया लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह विद इन 5 to 10 मिनट, तो वो आपको आ जाएगा, आपने ज्वाइन कर लेना है अगर हमारा कोई टॉपिक मिस हो जाता है तो। अच्छा, पर्सन। पर्सन से क्या मुराद है? पर्सन के अंदर इंक्लूड हैं 4 कैटेगरीज, 4 ऑर्गेनाइजेशन, 4 सेटअप्स, ये 4 तरह के लोग मौजूद हैं इसके अंदर। नंबर 1, हम लोग, इंडिविजुअल्स।
जिन्हें क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल्स। ये वर्ड आपने याद रखने, इस तरह नहीं है कि कोई एक नॉर्मल सी चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, ये अल्फाज आपको याद होने चाहिए। जब भी आप कोई कानून पढ़ेंगे, प्रोविजन पढ़ रहे होंगे, सेक्शन पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर लिखा हुआ होगा कि ये सेक्शन किसी पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है या पर्सन की किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर अप्लाई होता है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर आती हैं एओपीस या पार्टनरशिप, तो इसके अंदर पार्टनरशिप्स। तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आती हैं कंपनीज। और चौथा जो इसके अंदर आता है वो आता है फेडरल गवर्नमेंट। नॉर्मली कहीं पे भी देखेंगे तो इसका आपको नहीं बताया जाता, क्योंकि ये हमारी ना तो वर्किंग का पार्ट होता है, ना इसके ऊपर उस तरह से नॉर्मली टैक्स लगते हैं, कैलकुलेट होते हैं, तो हम इसको नॉर्मली इग्नोर ही करते हैं और इन तीन के ऊपर हम अपनी वर्किंग रखते हैं, इंडिविजुअल्स, एओपी या पार्टनरशिप्स। एक और पर्सन भी आता है और वो आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट। पार्टनरशिप के साथ एक और भी आता है। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को जब आप लॉ पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर ये इस तरह की प्रोविजन आपको मिलेगी, सेक्शन मिलेगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये चीज हमें बताई नहीं गई। तो एक कंसेप्ट आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। ये अब लॉ के अंदर तो मौजूद है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। ये बेसिकली ब्रिटिश लॉ हमने उठाया हुआ है, तो ये पार्टीशन से पहले वही यहाँ पे अप्लाई होता था। तो ये इंडिया के अंदर आज भी, जिसको फैमिली ओन्ड बिजनेस कहा जाता है, स्मॉल बिजनेसेस आज भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह से प्रैक्टिकली इसकी एग्जाम्पल मौजूद नहीं। खैर बरा, तो ये तीन पर्सन्स होते हैं, इन्होंने टैक्स पे करना होता है। तो लिहाजा इन फ्यूचर जब भी हम ये चीज पढ़ें कि एवरी पर्सन हैज टू पे टैक्स, तो पर्सन से मुराद इन तीनों के ऊपर वो प्रोविजन अप्लाई होगी, किसी एक के ऊपर प्रोविजन अप्लाई नहीं हो। अच्छा, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनीज। अब इन पर्सन्स की जो भी इनकम होंगी उनके ऊपर इन्होंने टैक्स देना होगा। कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जो है इसके ऊपर उन्होंने हमें टैक्स देना होगा। अब टैक्सेबल इनकम क्या है? आ, इसका एक पूरा फॉर्मेट है, एक पैटर्न, जो अब हम आगे करेंगे, जिसके अंदर हमें देखा जाएगा कि हम टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वहां तक पहुंचा कैसे जाता है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर हमारी डिस्कशन होनी है, मल्टीपल कंसेप्ट इसके अंदर होने हैं, तो ये चीज आपने याद लाजमी रखनी है, इसको आपने नहीं भूलना, वरना आगे सारी वर्किंग के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो टैक्सेबल इनकम की अगर हम बात करें, टैक्सेबल इनकम का एक फॉर्मूला है। मैं पहले एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, इनकम, उसके बाद हम उसमें से माइनस करते हैं लेस। ओके, तो हम इसमें से अ, हम बात कर रहे थे इनकम, और इसमें से टैक्सेबल इनकम की। टैक्सेबल इनकम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि इनकम लेस करते हैं इसमें से डिडक्शंस। अच्छा, अब ये जो टेक्निकल अल्फाज हैं उनको ध्यान में रखना है, ये साथ साथ मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, अभी हमने इसके ऊपर वापस आना है। बहरहाल एक बार फॉर्मूला कर लेते, लेस डिडक्शंस। तो इसके बाद हमारी जो आती है वो आती है टैक्स, क्या कहते हैं, टैक्सेबल टोटल इनकम। इसके बाद हम इनमें से लेस करते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस, और फिर हमारी आती है टैक्सेबल इनकम। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का, कि हमने जिस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना होता है उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम तक पहुंचते हुए हमने कौन कौन सी वर्किंग करनी है? इनकम, उसमें से माइनस करनी होती है डिडक्शंस, फिर हमारी निकलती है टोटल इनकम, और फिर उसमें से हमने जो माइनस करना होता है वो होते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस, और फिर हमारी जो आती है वो आती है टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर हमने क्या करना होता है? टैक्सेबल इनकम एज पर स्पेसिफाइड रेट, रेट लगाना होता है, और फिर जो हमारा टैक्स बन रहा होता है वो हमने गवर्नमेंट को जमा करा देना होता है। अच्छा, अब अगला इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो है फॉर अ टैक्स ईयर। फॉर अ टैक्स ईयर अगर हम बात करें
टैक्स ईयर की, तो टैक्स ईयर का मतलब क्या होता है? टैक्स ईयर, टैक्स ईयर का मतलब है अ पीरियड फॉर विच अ पर्सन हैज टू पे इट्स टैक्सेस। टैक्स ईयर क्या है? एक ऐसा पीरियड है जिसका किसी भी पर्सन को टैक्स पे करना होता है। अब टैक्स ईयर से मुराद, जब आप वर्ड इसके साथ ईयर देखते हैं तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना कि इसका मतलब कोई एक साल है या 12 महीने है, नहीं। इसके अंदर डिफरेंट टैक्स ईयर्स होते हैं। आपका टैक्स ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी है और आपने 4 महीने बिजनेस किया और उसके बाद बंद हो गए, तो अब क्या आप पूरा साल वेट करेंगे अपनी रिटर्न जमा कराने के लिए और टैक्स जमा कराने के लिए? नहीं, आप उन 4 महीनों की जो फाइनल रिटर्न होगी वो सबमिट करेंगे। तो अब जो आप रिटर्न सबमिट कर रहे होंगे, टैक्स पे कर रहे होंगे, वो किस टैक्स ईयर का कर रहे होंगे? वो आप 4 मंथ के टैक्स ईयर का कर रहे होंगे। तो लिहाजा टैक्स ईयर डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट केसेस में। तो बहरहाल टैक्स ईयर की अगर हम देखें फर्दर टाइप्स, तो कौन कौन सी हैं? पहला, नॉर्मल टैक्स ईयर। ये वो टैक्स ईयर होते हैं जिसको हम सब जानते हैं। नॉर्मली हमें पता है कि ये 12 महीने का टैक्स ईयर होता है, या हमारे तकरीबन 98% क्लाइंट्स जो है वो इसी के ऊपर चल रहे होते हैं। 2% क्लाइंट्स जिसके अंदर कुछ राइस मिल्स आ जाती हैं, किसी के इसके अंदर कुछ ये जो हमारे बैंक्स होते हैं, इसी तरह कुछ स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस होते हैं, तो उनका टैक्स ईयर डिफरेंट होता है, वो हम आगे करेंगे। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? नॉर्मल टैक्स ईयर का मतलब है अ पीरियड ऑफ 12 months ended on June 30। ये ऐसा 12 महीनों का पीरियड होता है जो 30 जून को एंड होता है। मतलब जो हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है किस पे? 30 जून के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अगर, तो वो नेचुरल पर्सन, जिस तरह के इंडिविजुअल मैं हूँ, आप लोग हैं, हमारा तो ये हमेशा ही नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिफिशियल पर्सन की बात करें, मतलब जिस तरह कंपनी है, वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं होते, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उनकी कोई शेप स्ट्रक्चर नहीं होता फिजिकल, वो जस्ट एक रजिस्टर्ड इदारा होता है। इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, जिस तरह कंपनी है, जिस तरह पार्टनरशिप है। तो इनका बाय डिफॉल्ट टैक्स ईयर भी नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, सिवाय चंद के जो मैंने आपको बताई हैं। उनकी एक लिस्ट है, वो मैं आपको दे भी दूंगा, और ये भी आपको बता दूंगा उनके टैक्स ईयर कब कब एंड होते हैं या कहाँ कहाँ एंड होते हैं। तो ज्यादातर लोग, तो आपने जिंदगी में आगे जितने भी क्लाइंट्स को फेस करना है, उनमें से मेजर चंक 98% नॉर्मल टैक्स ईयर के ऊपर होगा। तो नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है? ये पीरियड होता है 12 मंथ्स का। स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 जुलाई से, और एंड होता है कहाँ पे? 30 जून पे एंड होना। इसके अलावा ये किसी और डेट पे एंड नहीं हो सकता, और ज्यादातर लोगों का यही टैक्स ईयर होता है। हमने इन्हीं टैक्स ईयर की, इन्हीं 12 मंथ्स की वर्किंग करके 30 जून तक, हमने 1 जुलाई से 30 जून तक, अभी जो हमारा टैक्स ईयर चल रहा है वो 2026 चल रहा है। टैक्स ईयर 2026 चल रहा है। स्टार्ट कब हुआ था? 1 जुलाई 2025 से। 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ था, और ये एंड होगा 30 जून 2026 को। तो लिहाजा ये हमारा इस टाइम टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है, अगर हम जब किसी से बात करें और किसी को बताना हो कि जी हमने किस टैक्स ईयर की वर्किंग करनी है, तो हम 25-26 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टैक्स ईयर 2026। तो जिस कैलेंडर ईयर के अंदर, ये जो 2025 है, 2026 है, स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, एंड होता है 31 दिसंबर को, इनको कैलेंडर ईयर कहा जाता है। जिस कैलेंडर ईयर में हमारा टैक्स ईयर क्लोज हो रहा होगा, उस कैलेंडर ईयर्स की हम डेट को, उस कैलेंडर ईयर्स को हम अपना टैक्स ईयर कहेंगे। देखें, ये वाला हमारा टैक्स ईयर 2025 में भी आ रहा है और 2026 में भी आ रहा है। तो हम किस डेट को कहेंगे कि इस वक्त कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है? 1 जुलाई को, अगर 1 जुलाई 2025 को भी हम खड़े हैं ना, तो हमसे पूछेगा कि कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है, तो हम कहेंगे टैक्स ईयर 2026 ही चल रहा है। क्यों? हमने उस मंथ से, उस ईयर से, उस डेट से डिनोट करना है जिस डेट को ये एंड हो रहा है। तो ये एंड हो रहा है 2026 में, तो हम इसे कहेंगे कौन सा टैक्स ईयर है? 2026, चाहे हम 2025 की जुलाई की किसी भी डेट पे खड़े। ठीक है।
ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर होता है जिसकी हमने वर्किंग करके और इसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। इसके अलावा जो दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। अब ये स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदर 60 लाख लोग से के रिटर्न जमा कराते हैं। तो जब हम रिटर्न जमा कराते हैं गवर्नमेंट को तो हमने टैक्स पे करना, हमने जाना होता है। और गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ पे करना होता है, हमने बैंक्स के अंदर जाके करना होता है। मैं जस्ट एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिकल भी ऐसे ही। हमने बैंक में जाके टैक्स ईयर में टैक्स जमा कराना होता है। और हम पाकिस्तानी कौम है, और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं तकरीबन उनमें से भी 90% यही कुछ ही करते हैं कि हमने लास्ट डेट को जाके टैक्स जमा कराना। मतलब बिल्कुल एंड पे आके डॉक्यूमेंट्स देनी, फिर हम रात 12-12 बजे तक जागते हैं, खुद भी जागते हैं, हमें भी जगाते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है, तो आपने परेशान नहीं होना इन फ्यूचर कि आपको इस तरह की चीजें फेस करनी पड़े। वो एंड तक आपको तंग करते हैं, एंड तक आपको डाटा नहीं देते, बहुत लेट जाके मिलता है। तो लास्ट डेट को हमने जाके टैक्स जमा कराना होता है। आप जरा सोचें कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ चलो उसमें से हम यूं कह लेते हैं कि 8 करोड़ लोग हैं ना जिन्होंने रिटर्न जमा करानी है। सारों ने नहीं करानी होती, किस किस ने करानी होती है ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। उन्होंने टैक्स जमा कराना है, और फिर जितनी कंपनीज हैं उन्होंने भी टैक्स जमा कराना है। फिर इसी तरह जितने बैंक्स हैं उन्होंने भी टैक्स जमा कराना है। तो सारे लोग टैक्स जमा कराने, हम बैंक में जाएं और बैंक टैक्स जमा कराने कहीं और गए हो, या वो खुद अपना टैक्स जमा कराने पे लगने हो, या पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में या एफबीआर सेक्टर में इतना अभी पोटेंशियल नहीं है कि इतनी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को एक साथ इंटरटेन कर सके। तो लिहाजा फिर इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि हमने कुछ लोगों के टैक्स ईयर डिफरेंट कर दिए, ताकि जब बाकी लोग अपनी रिटर्न जमा करा रहे हो तो तोड़ तोड़ के हो। जिस तरह अमेरिका में इलेक्शन 4-5 दिन में जाके होता है पूरा, बल्कि इससे भी ज्यादा टाइम लगता है वहां पे। तो क्या होता है कि बर्डन ना बने, डेली बेसिस पे चीजें चलती रहे। तो हमने क्या किया कि जो बैंक्स हैं उनका टैक्स ईयर डिफरेंट कर, मतलब है वो भी 12 महीने का, लेकिन वो 30 जून को एंड नहीं होता, वो एंड होता है जाके 31 दिसंबर को, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जब हम सारे अपने टैक्स रिटर्न जमा करा रहे होंगे तो बैंक वाले सुकून में होंगे, हम अपने सुकून से टैक्स जमा करा पाएंगे। तो लिहाजा फिर क्या किया, कुछ पर्सन्स को हमने ये अलाउ किया कि वो इस नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा भी कोई और 12 महीने का पीरियड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कंपनीज को तो हमने अलॉट कर दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी बैंक की एग्जांपल दी, उसको हमने स्पेशल टैक्स ईयर बता दिया कि आपने 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपने अपना टैक्स ईयर है वो हमें उसके रिटर्न जमा कराने होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं हम लोगों के लिए, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, जैसे हमारी कोई कंपनी है जिसका बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टैक्स ईयर ही होना है, वो भी मुश्किल में आ जाए और वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या टैक्स इंफॉर्मेशन को इस टाइम पीरियड के मुताबिक कंप्लाई ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, आपकी एक कंपनी है जो कि फ्रेंचाइज है एक यूके बेस्ड कंपनी, या यूके की एक कंपनी है, उसने अपनी एक ब्रांच बनाई हुई है पाकिस्तान के अंदर। अब यूके में जो टैक्स ईयर होता है वो स्टार्ट होता है मार्च टू अप्रैल, मतलब अप्रैल टू मार्च, सॉरी, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो वहां के जब फाइनेंशियल्स क्लोज होते हैं तो हमारे तब नहीं होने, और जब हमारे क्लोज होने हो तो उनके नहीं होने। तो कभी भी हमारे अकाउंट्स सेम नहीं होंगे, कभी भी हमारी वर्किंग सेम नहीं होगी। तो लिहाजा इस सूरत में भी हम अपना टैक्स ईयर खुद भी चेंज करवा सकते हैं, एफबीआर को कह के, कमिश्नर को कह के, एप्लीकेशन रिटर्न दे के हम अपने टैक्स ईयर्स को चेंज करवा सकते होते हैं। तो लिहाजा ऐसे टैक्स ईयर्स, अब मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ स्पेशल टैक्स ईयर की। A period of 12 months ended other than 30 जो, अगर हमारा यस ईयर 30 जून के अलावा किसी और डेट पे एंड हो रहा होगा, और वो होगा भी पूरा 12 महीनों का, तो हम उसे स्पेशल टैक्स ईयर कहें। से कि जिस तरह बैंक्स का होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को एंड हो जाता है, तो ये पूरे 12 महीने हैं। और एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। और क्या कहते हैं, इसको भी किस पीरियड के साथ डोनेट करते हैं, बेसिकली इसका भी आप यही ध्यान में रखें कि ये इसकी क्लोजिंग डेट जिस
टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रही होगी। तो ये ज्यादा टेक्निकल, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो परेशान नहीं होना, इन चीजों का ज्यादा प्रैक्टिकली लेना देना नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। तो बहरहाल 31 दिसंबर अगर से कि हम बात करते हैं 2026 चल रहा है, तो ये डेट फॉल करेगी हमारे किसके अंदर, टैक्स ईयर 2027 के अंदर। अब इस मेरे पॉइंट को क्लास के बाद बैठ के एक बार गौर से सोचिएगा कि मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि स्पेशल टैक्स ईयर को हम डिनोट करेंगे उस ईयर से जिस टैक्स ईयर के अंदर हमारी क्लोजिंग डेट फॉल करेगी, कैलेंडर ईयर नहीं, टैक्स ईयर। 31 दिसंबर 2026 किस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल करेगी, सॉरी नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करी होगी, वो करेगी फर्स्ट, देखें 1 जुलाई 2026 के बाद हमारा कौन सा नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाएगा, 2027। ठीक है, और 31 दिसंबर कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल करेगा, 2027 के अंदर। तो लिहाजा ये हमारा टैक्स ईयर 2027 के अलावा स्पेशल टैक्स ईयर होता है। अच्छा, इसके अलावा अभी डिफरेंट केसेस में हमारा टैक्स ईयर 12 महीने से कम हो सकता है। जैसे कोई शख्स मर गया, बहुत हो गया, तो वो पूरे 12 महीनों की तो रिटर्न उसकी जमा नहीं होगी। हाँ, लेकिन इस चीज में भी परेशान हो होइएगा, एक बंदा मर गया है, तो अपनी रिटर्न कैसे जमा कराएगा, जी बिल्कुल उसकी भी रिटर्न जमा होती है, वो टैक्स भी पे करता है। अगर उसने कोई पे करना हो, लायबल हो, तो उसके जो पीछे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब उसके रिश्तेदार जो उसकी जायदाद के वारिस बनने वाले होते हैं, उन्होंने उसकी रिटर्न भी जमा करानी होती है, उन्होंने उसका टैक्स भी जमा कराना होता है। तो लिहाजा अब वो 4 महीने में फौत हो गया बेचारा, तो वो 4 महीने की रिटर्न जमा कराएगा। एक बिजनेस था, वो 4 महीने बाद बंद हो गया, तो वो 4 महीने की रिटर्न जमा कराएगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम अपना टैक्स ईयर स्पेशल से नॉर्मल ले जाते हैं, नॉर्मल से स्पेशल ले आते हैं, तो बीच में टाइम पीरियड है। जैसे 31 दिसंबर को हमने डिसाइड किया कि हम अपना टैक्स ईयर नॉर्मल करते हैं, तो अब वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2027 से लाके, तो बीच में 6 महीने ये किधर जाएंगे, ये तो किसी टैक्स ईयर में फॉल नहीं कर रहे, स्पेशल भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है। तो लिहाजा अब ये 6 महीने की एक अलहदा से रिटर्न जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ये क्या ईयर होता है, लेस देन 12 मंथ का हमारा एक ईयर होता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये ईयर क्या होता है, लेस देन 12 मंथ्स। मतलब कोई भी टाइम पीरियड होता है जिसका ये क्या कह सकते हैं, ईयर हो सकता है, लेकिन 12 महीनों का नहीं होगा। अगर वो 12 महीनों का होगा वो स्पेशल टैक्स ईयर बन जाएगा, वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि अदर देन 30 जून कोई भी 12 महीनों का पीरियड होगा वो हमारा कौन सा होगा, स्पेशल टैक्स ईयर होगा। तो खैर बहरहाल हमारी इस डेफिनेशन के सारे कंसेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो चुके होंगे। इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन ईच पर्सन ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर अ टैक्स ईयर एज पर स्पेसिफाइड। अच्छा, ये मैं सारी वर्किंग गूगल शीट के ऊपर कर रहा हूँ, आप में से जिसको भी इसकी एक्सेस चाहिए वो, बल्कि मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर ताकि तमाम लोगों को इसकी एक्सेस हो। आप अपने ये नोट्स के तौर पे बाद में भी यूज कर सकते हैं अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक हो गया। तो अ, अब हमने नेक्स्ट जो करना है वो हमने इस सेक्शन को एक्सप्लेन करना है। ये हमारा आयरस का सेक्शन, मतलब यहाँ पे जो हम वर्किंग करेंगे यही वर्किंग हमारे रिटर्न की होगी। एक्चुअली ये मैंने आपके सामने आपकी रिटर्न बना, ये आपकी रिटर्न है जो आपने सबमिट करनी होती है। अब इसके अंदर डिटेल्स को हम एक्सप्लोर करते जाएंगे और इन चीजों को देखते जाएंगे, और साथ साथ हम देखेंगे कि हम आयरस के अंदर कैसे कैसे चीजों को फिल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहीं पे, अच्छा इमरान साहब, आवाज आ रही है आपको, जी सर। क्या कहते हैं, कवर किया जाए या आज इसको यहीं पे एंड किया जाए, ओवरडोज तो नहीं हो जाएगी। नहीं सर, थ्योरेटिकल है, हाँ इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल है। चीजें। समझ आ रही है चीजें। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो मेरे ख्याल में मैं बस इस एक टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अगर हम कल की क्लास में से ले जाते हैं तो फिर कल की क्लास में हमारी थ्योरेटिकल हो जाएगी सर। जी जी सर। मैं एक एक टॉपिक को बस इसे छोटा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर हम इसे आगे कर लें। चले, और राइट। बाकी भी ओके। तो हम बात कर रहे थे कि हमने टैक्स किस पे पे करना है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है, एक फॉर्मूला है, इनकम लेस डिडक्शंस, टोटल इनकम निकलती है हमारी, फिर हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं, और फिर हमारी टैक्सेबल इनकम निकलती है। आ जाते हैं सबसे पहले इनकम के ऊपर। इनकम का मतलब होता है हमारा, इनकम का मतलब होता है एक्चुअली 5 हेड्स ऑफ इनकम है।
जिनके अंदर कोई भी शख्स, देखिए हम कई तरह की इनकम अर्न करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, अर्निंग। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं इसको गरीबों वाली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं इनकम को, इनकम का मतलब होता है बेनिफिट। एक ये जनरल पॉइंट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने रखिएगा। फ्यूचर में कभी भी आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन आए कि ये चीज को हमारी इनकम में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो आपने सिंपल एक चीज देखनी है कि क्या इस रिसीविंग से किसी शख्स को बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो बेनिफिट होगा तो वो उसकी इनकम बन जाएगी, और अगर बेनिफिट नहीं है तो वो उसकी इनकम नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने जाके बैंक से लोन लिया। आपने जब ये लोन लिया है, क्या ये लोन आपका बेनिफिट है? नहीं, ये आपका बेनिफिट नहीं। क्यों? ये आपने वापस करना। ये तो आपने वापस करना है, ये तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उल्टा, आपका बेनिफिट नहीं है। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। अगर आपने लोन लिया, ये आपका बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर आपको बगैर इंटरेस्ट के लोन मिल गया तो ऊपर जो इंटरेस्ट का पोर्शन आपको छोड़ा गया है वो आपका बेनिफिट है असल में, तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़े। ठीक है? अगर किसी शख्स ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो वो उसकी इनकम नहीं है। हाँ, उसके ऊपर उसको जो बेनिफिट आएगा वो उसकी इनकम होगा। आपने किसी शख्स को उधार दिए हुए थे, वो आपको वापस मिल गए, क्या ये आपकी इनकम है? नहीं, क्योंकि इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी शख्स को आपने उधार दिया हुआ था, वो उधार तो वापस मिला, उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट इनकम मिली, वो आपका बेनिफिट है। तो इनकम से मुराद बेनिफिट होता है, ना कि रिसीट। हम नॉर्मली कंफ्यूज करते हैं, और जब आप आगे जाएंगे अपनी कंसल्टेंसी में, वहां पे लोग इसी चीज को लेकर परेशान होते हैं कि जनाब मेरी बैंक स्टेटमेंट में तो 4 करोड़ आया हुआ है, 5 करोड़ आया हुआ है। वो आपकी इनकम नहीं है। इनकम तब तक नहीं है जब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं है। जैसे कि आपके बड़े भाई बाहर हैं, वो आपके अकाउंट में पैसे भेजते रहते हैं, आप आगे निकाल के घर पे खर्च करते रहते हैं या किसी और को दे देते हैं, तो वो आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि उसको आपका बेनिफिट नहीं है। आप एम्प्लॉयर के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव करते हैं और आगे एम्प्लॉयर को भेज देते हैं, तो ये आपकी इनकम नहीं है, चाहे आपके अकाउंट्स में से आ भी रही हो। तो लिहाजा इस चीज से परेशान नहीं होना कि जो रिसीट होती है वो हमारी इनकम नहीं होती। हमने जनरल थंब रूल देखना है कि क्या हमें उस ट्रांजैक्शन से कोई बेनिफिट हुआ है। अगर वो बेनिफिट है तो रेस्ट अश्योर वो इनकम है, और फिर ये भी रेस्ट अश्योर कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी लेगी, वो कहीं माफ नहीं करती आपको। तो लिहाजा इनकम बेसिकली क्या है? ये हमारे बेनिफिट्स। अब हम कई तरह के बेनिफिट्स कमाते हैं। से अब कहीं पे जाते हैं, जॉब करते हैं, हमें वहां से तनख्वाह मिलती है, ये हमारा बेनिफिट है। इसी तरह हम बिजनेस करते हैं और क्या कहते हैं, चीजें सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उनमें हमें बचत होती है, वो हमारा बेनिफिट होती है, वो हमारी इनकम होती है। इसी तरह कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, कहीं पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से हमें डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, रिटर्न मिलता है, वो हमारी क्या होती है? इनकम होती है। तो ये हमारे सारे बेनिफिट्स हैं। तो होना तो यही चाहिए था कि जितने भी हमने पूरे साल में बेनिफिट जमा किए हैं, उनके ऊपर उनको इकट्ठा करते एक ही जगह पे, हमारी सारी इनकम आ जाती, उसके ऊपर हम टैक्स पे कर देते। बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि देखिए, हर इनकम के ऊपर आपने टैक्स पे करना, और टैक्स का एक प्रिंसिपल है, ये टैक्स उस शख्स को एक तो बेनिफिट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। मतलब जो शख्स जितना ज्यादा बेनिफिट कमा रहा होगा उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो जितना कम बेनिफिट कमा रहा होगा उतना कम टैक्स पे करेगा। जैसे अगर आप जीटी रोड पे जाते हैं, एक सिटी दूसरी सिटी बाइक के ऊपर जाते हैं, तो आप पे कोई टोल टैक्स नहीं लगता, लेकिन आप गाड़ी पे जाएंगे तो आप पे टैक्स लगेगा। आप कार पे जाएंगे, इस पे बस पे जाएंगे और ज्यादा टैक्स है, ट्रक पे जाएंगे और ज्यादा टैक्स है। हाँ, वीगो डालो पे जाएंगे तो फिर कोई टैक्स नहीं है, खैर वो एग्जाम्प्ट होते हैं। अच्छा, पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप ज्यादा बेनिफिट, मतलब आप रोड ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जितना ज्यादा बेनिफिट होगा उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ये एक प्रिंसिपल है। और दूसरा प्रिंसिपल जो कि हिडन प्रिंसिपल है, एक्चुअली ये आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टैक्स के हर कानून के अंदर ये छुपा हुआ लाजमी मिलेगा जब भी आप गौर करेंगे, और वो ये है एफर्ट प्रिंसिपल्स, कि जिस इनकम को कमाने के लिए जितनी कम एफर्ट लगेगी उसके ऊपर टैक्स रेट उतना ही ज्यादा होगा। ये एक प्रिंसिपल है,
जो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को देखते हैं, तो इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरी वाले बंदे और आपने पूरा साल लगा के 12%, 12 लाख इनकम कमाई है, तो आपके ऊपर, अब मैं ये जनरल से रेट बता रहा हूँ, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कितने होते हैं, स्लैब रेट्स होते हैं डिफरेंट। अगर आपके ऊपर, आपने 12 लाख कमाया है पूरे साल में, जॉब करके, मेहनत करके, बिजनेस करके, सुबह शाम एक करके आपने, उसके ऊपर जो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, वो मैं से यूं कहता हूँ कि 10% देना पड़ेगा, या 5% या 2.5%, खैर बरा, से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 10% देना। लेकिन अगर आप वो पैसा जो आपने बिजनेस में लगा के सारी इनकम की है, वो पैसा उठाएं, किसी बैंक के अंदर, पूरा साल वो वहां पे पड़ा रहे, साल बाद से कि आपको वहां से 12 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल गया, उसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो 30% करना पड़ेगा, 25%, 15% करना पड़ेगा, वो हमेशा इससे ज्यादा टैक्स रेट होगा। वजह, उस इनकम के अंदर नंबर वन, आपने कोई रिस्क नहीं, नंबर टू, आपकी कोई उसके अंदर एफर्ट नहीं लगी, नंबर थ्री, वो पैसा कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होके किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज नहीं हुआ, मतलब इनडायरेक्टली हुआ है, डायरेक्टली नहीं हुआ। बैंक पे तो आगे यूज करते हैं, लेकिन इससे बेहतर था कि आप उस पैसे को बिजनेस में लगाते, बिजनेस में 20 लोग रखते और उनका कारोबार चलता, आपको कम टैक्स पड़ता। अब ये प्रिंसिपल कहीं पे आपको लिखा हुआ भी नजर नहीं आएगा, कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन ये एजम्पशन मौजूद है, हर लॉ के पीछे आपको नजर आएगी कि अगर तो, पहला प्रिंसिपल क्या है कि जितना ज्यादा बेनिफिट, आप टैक्स भी उतना ज्यादा पे करें। से कि अगर एक शख्स की 6 लाख तनख्वाह है तो वो 1% करेगा, अगर एक लाख के बंदे की 12%, 12 लाख तनख्वाह है तो वो 3% करेगा। और दूसरा, अगर इनकम कमाने में आपको एफर्ट कम लग रही है, तो फिर आपको टैक्स रेट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसी वजह से ये एक वजह बनी कि हमने वो काम नहीं किया सिंपल सा, कि पूरे साल में हमने जितने भी बेनिफिट कमाए थे उन्हें जमा करें, एक ही हेड के अंदर उसको रखें, उसके ऊपर टैक्स रेट लगाएं और दे दें। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हमें फिर इनकी कैटेगरीज बनानी पड़े। तो लिहाजा हमने क्या किया कि इनकी कैटेगरीज बनाई, और इन तमाम बेनिफिट्स को हमने डिवाइड कर दिया 5 मेजर हेड्स ऑफ इनकम के अंदर, 5 मेजर हेड ऑफ इनकम के अंदर। और वो कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम है? पहला हमारा सेल्फ, सॉरी स्पेलिंग फिर से, दूसरा बिजनेस, तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा कैपिटल, पांचवा अदर सोर्स। जी, हमने 5 कैटेगरीज बनाई, अपनी इनकम को हमने कितना में डिवाइड कर लिया, अपने बेनिफिट्स को कितनी कैटेगरीज में, 5 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड कर लिया, और फिर इन कैटेगरीज के हिसाब से हमने टैक्स रेट भी डिफाइन कर दिए। इसी के अंदर ही कुछ हमारी इनकम्स हैं जो इनके अंदर कवर होती हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आगे जब हम वर्किंग कर रहे हो तो अपन, एक हमारी हो गई एफटीआर इनकम, जो रिजीम का वर्ड यूज हुआ हमारे सिलेबस के अंदर, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, उसके अंदर। तो और दूसरा एमटीआर, मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम जो है, ये हमारी मेन कैटेगरीज है। अब मैं बेट लगा सकता हूं कि हमारी दुनिया में, पाकिस्तान में रहते हुए, आप जितने भी बेनिफिट कमाएंगे वो इन 5-6 कैटेगरीज के अंदर फिट हो जाएंगे, इससे बाहर कोई भी बेनिफिट नहीं जा सकता, इन्हीं के अंदर ही रहेगा वो आपका। तो लिहाजा हमने क्या किया, इनकम से क्या मुराद, इनकम से मुराद इन तमाम हेड्स के अंदर कमाया गया बेनिफिट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आईआरएस के ऊपर और वहां दिखाता हूँ कि ये चीज किस तरह से होती है और इसको हमने प्रैक्टिकली ये अप्लाई कैसे होती है। हम चलते हैं एफबीआर, और उसके बाद हम चलते हैं अपने आईआरएस के ऊपर। होपफुली आपने ओरिएंटेशन देख ली होगी तो आपको ये पता होगा। ओके, तो ये हमारा आईआरएस, हम दोबारा लॉग इन कर लेते हैं, D47E1। अच्छा, अब मैं इसके अंदर आपको पुरानी रिटर्न देख लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, न्यू वाली तो अभी ओपन नहीं हुई। चल, हम ये एक इनकम टैक्स रिटर्न पलेंट्री फॉल फॉर द ईयर, ये 114 ये सेक्शन है जिसके अंदर हमने ये रिटर्न जमा करानी होती है। ओके,
अब यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए ये हमारी रिटर्न है एक्चुअली। इस रिटर्न के अंदर हमने अपनी इनकम को, सारे जितने हमारे बेनिफिट्स होते हैं उनको इनके अंदर हमने ऐड करना होता है, वर्किंग करनी होती है। तो लिहाजा इनकम से हमने कितनों में डिवाइड किया था? सैलरी, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, और ये बाकी जो मैंने बताई थी, FTR, MTR, एग्रीकल्चर इनकम, ये हमारी इस कैटेगरी के अंदर आ जाती है। ये नीचे वाली चीजें, ये हमारा टैक्स निकलने के बाद का काम हो। ये नहीं होता कि टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स रेट लगाते हैं, जितना टैक्स आ जाता है वो हम गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। तो फिर हमारा टैक्स कंसल्टेंट होने का फायदा क्या हुआ भाई? असल तो हमने सीखना यही है कि हमने अपने क्लाइंट के टैक्स को मिनिमाइज कैसे करना है, और क्लाइंट का टैक्स मिनिमाइज हम कर सकते होते हैं यहाँ से। ये सेक्शन है, ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम टैक्सेबल इनकम तक रहे। तो बेसिकली टैक्सेबल इनकम क्या है? इन 5 हेड्स की अंदर लिया गया बेनिफिट। अब हम जरा एक्सप्लोर करते हैं यहीं से। पहला हमारा सैलरी था। देखें, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, सैलरी में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एज ए एम्प्लॉय हम कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं, हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, सैलरी, ये हमें मिल सकता है। अब सैलरी के अंदर मतलब देखें ना, पे, वेजेस, अदर रेमुनरेशन, इसके अंदर क्या कुछ आता है? इसके अंदर हर चीज आती है। मतलब आप अगर, अब सैलरी और वेजेस में क्या फर्क है ये भी थोड़ा सा समझ लें। सैलरी से मुराद होता है पे या सैलरी जो आपको मंथली बेसिस पे या फिक्स मिलती है, असर्टेनेबल होती है। और वेजेस वेरिएबल्स को कहा जाता है, जैसे ऑर्ली बेसिस पे होता है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की बेसिस पे होता है। खैर बहरहाल, कोई भी उस तरह की पेमेंट जो आपको मिलती है, आपको ओवर टाइम मिलता है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, वो सब सैलरी की डेफिनेशन के अंदर आती है। तो वो मैं आपको पूरा एक थ्योरी का पेज दे दूंगा, आपने पढ़ लेना इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती होती है, और जहाँ पे जो चीज समझना है वो आपने लाजमी मेरे से पूछना। उसके बाद अलाउंसेस, अलाउंसेस में बहुत सारे अलाउंसेस हमारे सारे के सारे आ जाते हैं। मेडिकल अलाउंसेस हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं, TADA जो होते हैं हमारे। इसके अलावा ये जो क्या कहते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, एजुकेशन अलाउंसेस होते हैं, यूटिलिटी अलाउंसेस होते हैं हमारे, मोबाइल अलाउंसेस, कम्युनिकेशन, कई तरह के अलाउंसेस होते हैं। वो सब भी अगर तो आपको बेनिफिट दे रहे होंगे तो आप यहाँ पे लिखें, लेकिन अगर आपको बेनिफिट नहीं दे रहे होंगे तो आपकी इनकम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस के काम में कहीं गए, वापस आए, आपको पेट्रोल के पैसे मिल गए। अब ये जो पैसे मिले, क्या आपको इसका कोई बेनिफिट हुआ? नहीं। ये आप ऑफिशियल ड्यूटी के लिए गए थे, वहां पे आपका खर्चा हुआ, या वो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको पैसे मिले, तो ये आपका बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, आपको फ्री रहने के लिए घर दे दिया गया, या आपके घर का किराया जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये फिर आपका अलाउंस होगा। तो अलाउंसेस सारे आते हैं इसके अंदर। पेंशन वगैरह जो हमें मिलती हैं, पेंशन जाहिर सी बात है जॉब के बाद ही मिलती है। एक एम्प्लॉय को ही पेंशन मिलती है, नॉन एम्प्लॉय कोई ऐसे शख्स जो बिजनेस करता है उसको पेंशन तो नहीं मिलती ना। हाँ, प्राइवेट अरेंजमेंट होती है, वो वाली पेंशन अदर सोर्स के अंदर जाती है, कि जिस तरह नॉर्मली बिजनेस में लोगों ने फंड्स बनाए होते हैं, कि जब वो उसके अंदर मंथली कंट्रीब्यूट करते रहते होते हैं, और फिर एक लिमिट होती है कि आफ्टर 60 ईयर, आफ्टर 50 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, वहां से उन अकाउंट्स के अंदर से पेंशन उनको स्टार्ट हो जाती है, इंटरेस्ट आना शुरू होता है, तो वो अदर सोर्स में जाती है, पेंशन आ जाती है। एक्सपेंडिचर रिवर्समेंट, जैसे हम ऑफिस के काम के लिए जाते हैं, या हमने जिस तरह नॉर्मली एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को बेनिफिट देते हैं कि आप जाएं और अपनी फैमिली का जो है वो हॉस्पिटल से इलाज कराएं, जो भी खर्चा होगा वो मैं आपको दे दूंगा। रिवर्समेंट का मतलब खर्चा जो आपको दे दिया जाए। तो इस तरह की कोई रिवर्समेंट मिलती है तो वो आपको बेनिफिट हो जाता है। वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिट्स, एम्प्लॉयर ने आपको कोई गाड़ी दे दी है, कोई घर दे दिया है, प्रिक्विजिट्स का मतलब अदर देन कैश बेनिफिट्स होते हैं हमारे, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हर चीज कवर्ड है, ये सारी चीजें हमने करनी है और प्रैक्टिकली देखनी है। ये सैलरी के अंदर जो जो बेनिफिट। इस तरह प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली ये जो हम रेंट के ऊपर घर देते हैं, अगर आपका घर है, आपने किसी को रेंट के ऊपर दिया हुआ है, अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर्टी, जमीन को सेल करके आने वाला पैसा आपका प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जाता। ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है कि हमें लगता है कि जो हम अपनी प्रॉपर्टी सेल करके पैसा कमा रहे होते हैं वो हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है। नहीं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है जो पैसा हम प्रॉपर्टी को यूज करके, एज अ रेंटल यूज करके, उसके ऊपर जो रेंट रिसीव कर रहे होते हैं वो इसके अंदर हमने ऐड करना होता है। तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, 1/10 ऑफ रजिस्टेबल एडवांस, ये सारी हम वर्किंग डिटेल में करेंगे। वो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी इनकम। फिर हमारी बिजनेस इनकम आती है। बिजनेस इनकम की हम डिटेल वर्किंग देखेंगे, इसके इनकम को कैसे निकालना होता है, क्या क्या तरीकाकार होता है, वगैरह वगैरह। खैर, तो बहरहाल इन शॉर्ट ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, जिनको हमने क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं।
ओके, तो ये हमारी इनकम की डेफिनेशन कंप्लीट। यहाँ पे जो हमने इनकम लिखा था, इससे क्या मतलब है, इन तमाम हेड्स के अंदर जो बेनिफिट्स हम रिसीव करते हैं उसको हम इनकम कहते हैं, और इस सब का जो टोटल होता है उसे हम टोटल इनकम कहते हैं। चलें जी। अच्छा, ये जो मैं अल्फाज लिख रहा हूँ ना, ये लीगल वर्ड्स है, मतलब इनकी जगह पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अपनी मर्जी का वर्ड यूज कर लें। जब भी कोई वर्ड यूज करेगा इनमें से स्पेसिफिक, तो उसका मतलब वही होगा जो स्टैंडर्ड के अंदर, जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है। हम अपनी मर्जी के अल्फाज यूज नहीं कर सकते। चलें जी, आज के लिए ना फिर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, जी इकराम सर, सर। बिल्कुल। जी सर, एक बता दीजिएगा कैपिटल गेन जो है। जी जी, कैपिटल गेन, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी को एज अ रेंटल यूज करके, अब ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है सारी चीजें। अगर तो ठीक आप है। प्रॉपर्टी अगर तो आप प्रॉपर्टी को एज अ बिजनेस यूज करते हैं, ठीक है, और उससे बेनिफिट लेते हैं, तो वो आपका बिजनेस के अंदर जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर देके उससे रेंट अर्न करते हैं, तो वो आपका जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करके बेनिफिट अर्न करते हैं, मतलब आपके पास जमीन थी, 10 लाख की खरीदी, 15 की बेच दी, तो जो 5 लाख का बेनिफिट हुआ, सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे जो बेनिफिट आता है वो आपका कैपिटल गेन में जाता है। ठीक है। अब प्रॉपर्टी से ये हरगिज मुराद नहीं है कि ये लैंड या बिल्डिंग, सिर्फ लैंड या बिल्डिंग नहीं लेना, इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। लैंड, बिल्डिंग, हमारी ज्वेलरी, प्रीशियस आइटम, पेंटिंग्स, कल्चर्स, इसी तरह जो कंपनीज के शेयर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के, पब्लिक के, लिस्टेड के सिक्योरिटीज, जो हमारे ये गाड़ी होगी। गाड़ी गाड़ी होगी। बिल, नहीं, गाड़ी नहीं होती। पर्सनल यूज के एसेट्स के अंदर वो मूवेबल एसेट जो पर्सनल यूज में हो, उनके ऊपर बेनिफिट आपको एग्जाम्प्ट होता है। मतलब एक गाड़ी थी, ठीक है। आपने घर में यूज करने के लिए रखी हुई थी, वो बेची, उस पर कोई बेनिफिट हुआ, वो एग्जाम्प्ट है। ऐसा मूव है। ये टेक्निकल चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हम फिर आगे टैक्स के अंदर टैक्स मैनेज करते हैं, टैक्स को क्या कहते हैं, वो अवॉइड करते हैं, कम करते हैं। तो बेसिकली वो गाड़ी जो हमारे पर्सनल यूज में होगी, उसको हम सेल करते हैं, कोई बेनिफिट आता है, वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर वही गाड़ी बिजनेस के अंदर यूज हो रही है और वहां पे सेल करते हैं तो बेनिफिट आता है, तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। समझ आ गई? जो गाड़ियों का बिजनेस करते हैं उनका वो। जी जी, उनका तो उनका तो नॉर्मल बिजनेस है ना, बिल्कुल। उनकी तो इन्वेंट्री होती है। और ठीक है क्वेश्चन? सर। थैंक यू सर। चले, आज के लिए ना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। और नेक्स्ट क्लास में हम ऑलमोस्ट अपनी थ्योरी बेसिक सारी कंप्लीट करके और इसके ऊपर आईआरएस के ऊपर शिफ्ट हो गए। ठीक है। अब होपफुली आपको आईआरएस का बहरहाल आइडिया हो चुका होगा कि टैक्स किस तरह हमें उसको लेके चलना है। सर, सर एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे है 8:30 बजे होती है नमाज जी जी, बिल्कुल। ईशा की। ईशा की। वो क्या है, कोई पॉसिबिलिटी है कि ईशा की नमाज के बाद सैटरडे संडे को क्लास हो? बेसिकली, हाँ जी, आज हमारी पहली क्लास थी, बहुत सारी चीजें अनमैनेज्ड और अनप्लान तरीके से हुई हैं। खैर बहरहाल, मैं भी खुद यही सोच रहा था कि हम अराउंड 8:40 या 8:45 पे क्लास। सर, थैंक ठीक यू है ना, सर। वो मैं वो हिसाब से कह दूंगा, वो इसको अनाउंस भी कर देंगे इंशाल्लाह, और हम उसी हिसाब से प्लान कर लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक अल्लाह यू ताला सो आपको मच। अपनी ज़बान में मजा आया रखे। सर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।